ये हैं जस्टिस एस मुरलीधर, जिन्हें आज की तारीख में पहचाना जाता है जनता के जज साहब की तरह से। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से लोगों के पास एक ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट हो गया। बिल्कुल। ये 70 साल में हमने देखा नहीं कभी। जिसको भी दबाने की कोशिश करेंगे ना, और वो और उभर कर आएगा। ऐसे ही छोड़ देते हैं तो लोग फिक्र नहीं करेंगे। जब जबरदस्ती से उसको दबाने की कोशिश करेंगे, जब तो उठेगा ही, प्रोटेस्ट उठेगा ही। वही हुआ है। 10 साल से इसको दबाने की इतनी कोशिश हुई है कि अभी दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट वेपन बन गया है। 17 साल जज रहे, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और फिर उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए जस्टिस मुरलीधर आज वापस वकील के तौर पर अपनी पुरानी भूमिका ज़बरदस्त ढंग से निभा रहे हैं। साथ ही साथ वे सीधे सीधे कह रहे हैं कि तानाशाही हुकूमतों द्वारा कानून के राज का एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है और यह बहुत चिंताजनक है। पहले की किसी भी दौर की तुलना में हमें मानवता में अपने विश्वास को और ज़्यादा तेज करके दोहराने की ज़रूरत है। जस्टिस मुरली अपने आप में बहुत ख़ास हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से सत्ता ने इन्हें अपने निशाने पे लिया, वह अपने आप में एक दूसरे ढंग की मिसाल लीगल फ्रेटर्निटी के लिए दी जाती है। जस्टिस मुरली दिल्ली हाई कोर्ट में थे 26 फरवरी 2020। जी हाँ, 26 फरवरी 2020 आधी रात उन्होंने स्पेशल अदालत बैठाई अपने घर में, क्योंकि दिल्ली उस समय जल रही थी और जो लोग मारे जा रहे थे उन्हें अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इसकी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उसी दिन देर रात उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद से लेकर अब तक जिस तरह से उनका नाम गया सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर, कोलिजियम में, लेकिन वह सब कहानी अलग। आज की तारीख में जस्टिस मुरली, जो जनता के जज साहब हैं, वकील के तौर पर बहुत सक्रिय हैं और हमारी उनकी मुलाकात हुई तब वे दूसरे ढंग के खुशी और उल्लास के साथ पूरी तरह से भारत के लोकतंत्र में जनता जनार्दन की जीत पर बात कर रहे थे। यहाँ के जो जवान हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मेमोरियल जो होगा, यादों का मेमोरियल होगा। आपके जो सीनियर्स हैं उनके स्ट्रगल का जो फुलफिलमेंट जो था, आरटीआई लॉ जो बना, पूरे देश के लिए जो बना, इसको आगे रखने का और इसको कंटिन्यू करने का, ये स्ट्रगल को कंटिन्यू करने का जिम्मेदारी आपके हाथ में है। ये मेमोरियल आपको याद दिलाएगा जो हर हक है संविधान में जो लिखा है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन लड़ना है, वो याद में रखना है। यदि हक के लिए हम लड़ते नहीं हैं, इफ वी डोंट वर्क द कॉन्स्टिट्यूशन माइट डाई। So it is so important for us to keep working the constitution. जस्टिस मुरली, आपने अभी देखा ये जो पूरा म्यूजियम का शिलान्यास था, क्या आपको यात्रा दिखाई देती है? आप शुरू से देख रहे हैं इस मूवमेंट को, आज यहाँ पर इसका क्या इम्पोर्टेंस दिखाई देता है आपको? ये इट्स अ सिंबल ऑफ लोक शक्ति, बिकॉज ये जो कानून बना है ये लोगों का कानून था। कानून बना लोगों का अनुभव से। तो ये जो मेमोरियल होगा, म्यूजियम होगा, अनुभवियों का म्यूजियम होगा, मगर अनुभवों का म्यूजियम भी होगा। वो अनुभव आगे ज़माने के लिए ये बहुत फ़ायदा लायक होगा, क्योंकि वो समझ सकेंगे संघर्ष क्या है, किसके लिए लड़ना है, क्यों लड़ना है और लड़ाई को कौन जारी रखना है, ये समझ पाएंगे वो। तो मेमोरियलाइजिंग experience of people in building a law is very important, and because it's a law of people's experience, ये कानून मजबूत होगा। मगर इसको जैसे हमने सिंबॉलिकली हमने एक पेड़ लगाई वहाँ पर ना, पौधा लगाई वहाँ पर, और उसको नर्चर करना है। Similarly, this museum will nurture those memories which will grow into future struggles.
for asserting constitutional values. जी, लेकिन म्यूजियम सामान्य तौर पर ये एक लिविंग प्रोसेस है, तो लोग कह रहे हैं कि अब आरटीआई सरकार चलने नहीं दे रही है, तो क्या एक मेमोरी का हिस्सा रह जाएगा हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं, रियलिटी नहीं रहेगा। नहीं, स्ट्रगल के लिए इंस्पिरेशन बनेगा ये. As long as humanity is there, struggles will be there. So that's the story of humanity. In fact, there's a very wonderful expression: the struggles of humanity are the struggles of memory against forgetfulness. So the विस्मृति के खिलाफ संघर्ष। हाँ, तो memory बहुत important है. Preserving memory for the future is important. We are living in times when history gets rewritten. So in that context, this will be a memory of truth. And it has to remain a memory of truth. एक चीज आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि सूचना के अधिकार, जिसको मतलब जमीन से उठा हुआ मांग थी, आज सरकार पूरी तरह से निगेट कर रही है? और क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी की बात है ना, आंसरेबिलिटी की बात है. ये सूचना से पावर मिलता है लोगों को, और उस पावर से लेके वो जवाब मांगते हैं, अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है वो निभाना नहीं चाहते हैं जो सरकार में है. तो वो एडवर्सरियल देखते हैं इसको, तो विच इज व्हाई दे आर रेसिस्टिंग इट इतना ज्यादा. और इसीलिए कानून के दायरे में भी, मतलब मैं कहना चाहूंगी न्यायपालिका जुडिशरी में भी बहुत एक्टिविज्म नहीं है. जैसे चीता को बता दिया कि वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, डिग्री को बता दिया, तो ये तो बहुत बुनियादी चीजें जो कोई बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन उसको लेकर भी इतनी पर्देदारी क्यों? एक ये बड़ी अजीब सी चीज दिखाई देती है. नहीं, ये श्योरली बदलेगा आगे ज़माने में. वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हमें चलना है. जो भी नेगेटिविटी देख रहे हैं हमारे बीच में, वो हटकर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन विल ट्रांसलेट इनटू नॉलेज, knowledge will translate into power will demand accountability and answerability. That is the progression. So this will be a slow but a sure way of moving forward in a democracy. So if you have to preserve democracy, these are our main weapons of democracy, the main tools of democracy, which we have to keep using every now and then. We have to keep sharpening these tools. Like a skilled archer, like more and more you practice, the better you get at your sport. जी. So these are the tools with which you practice democracy. RTI is that kind of a tool. Keep sharpening it, तो लगातार आप उसको तीखा and keep करते training people in it. Make people who are experts at using it. They will bring you the results. तो 2005 से 2024 का सफर आप ऐसे ही देखते हैं? बिल्कुल अनुभवों का सफर है ये, और हर अनुभव जो नेगेटिव भी होता है उससे हम सीखते हैं. So इसलिए उस अनुभवों का मेमोरी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. Failures teach you more than successes. So this can be a memorial of both successes and failures. And it's so important. एक आखिरी चीज कि कानून बनने की प्रक्रिया बिल्कुल दूसरे ढंग से हमने पढ़ी थी किताबों में, बिल्कुल. लेकिन सूचना का अधिकार और भोजन का अधिकार दो ऐसे कानून हैं, इवन रोजगार का अधिकार, जो रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हाँ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एक क्लस्टर ऑफ लॉज ऐसे बने हैं जो यूपीए के फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है. एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था जो इसको सब पुश कर रहा था, और उसमें अरुणा थी. तो आई थिंक शी इज द ट्रू प्रतिनिधि ऑफ दीज कॉसेस, नॉट जस्ट द प्रतिनिधि ऑफ द पीपल बट प्रतिनिधि ऑफ द कॉसेस. जो कॉसेस को आगे रख के इसलिए ये कानून सारे पास हो पाए. सो इट हैपेंड इन अ सर्टेन मोमेंट इन हिस्ट्री, दैट ऑल्सो इज अ मेमोरी. So the power of those statutes you are seeing today, no government, and that's what Ambedkar said so tellingly. He had great foresight. When they asked him why are these directive principles of state policy not enforceable, he says no government can afford to ignore the demands of people. Whatever may have been the present government's thinking on either the right to food or the Manrega, the present government cannot ignore these statutes. They are now using these statutes to advance their political manifestos. But it can't be. It's become part of the people's struggle. It can't be taken away from the people. That's the power of these laws. जश्न आज़ादी है, जैसे जश्न संविधान बन रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से लोगों के पास एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट हो गया. बिल्कुल. ये 70 साल में हमने देखा नहीं कभी. मैंने तो लॉ भी पढ़ा, आप तो देश दुनिया देख रहे हैं. No, जिसको भी दबाने की कोशिश करेंगे ना, और वो और उभर कर आएगा.
ऐसे ही छोड़ देते तो लोग फिक्र नहीं करेंगे। जब जबरदस्ती से उसको दबाने की कोशिश करेंगे, जब तो उठेगा ही, प्रोटेस्ट उठेगा ही। वही हुआ है। 10 साल से इसको दबाने की इतनी कोशिश हुई है कि अभी दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास एक इम्पोर्टेंट वेपन बन गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको लगता है कि लोगों में आस्था एक जगा बिल्कुल, रहा है? मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि भारत में ना कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत फ्लेवर्स होते हैं। भारतीय थाली है ये, जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने अभी अभी खाना शुरू कर दिया है और बहुत है।